दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं विमलेंद्र मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करेंगे ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या बेसिकली एक बचत योजना है जिसको बनाया गया था 1952 में कर्मचारियों यानी कि जो एम्प्लॉय है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको फाइनेंशियल सेफ्टी देने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसके गठन का जो ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि काम करने की एक निश्चित आयु होती है, उसके बाद लोग रिटायरमेंट में चले जाते हैं और उनकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है, तो आर्थिक रूप से उनको उनका जीवन यापन चलता रहे, उसके लिए ये बेसिकली गठन किया गया था कि एक लमसम राशि उनको रिटायरमेंट के बाद दे दी जाए, जिससे उनके आगे का जीवन चलता रहे आसानी से। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये ईपीएफ वर्क करता है। और हाल में ये काफी चर्चा में भी था, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कोविड में काफी लोगों की जॉब चली गई या उनको फाइनेंशियल क्रॉसिस हुई, तो ईपीएफ ने काफी सेफ्टी दी लोगों की। और अभी कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट ने ईपीएफ का ब्याज दर डिसाइड किया था और वो लगभग 6.72 करोड़ लोगों के अकाउंट में ईपीएफ का ब्याज आ भी गया है फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 का, लास्ट ईयर का। इसका जो फाइनेंशियल रिव्यू है वो हर साल चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट जो पैसा ईपीएफ में आता है उसको अलग अलग स्कीम्स में निवेश करती है और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसका ब्याज दर क्या रखना है। तो ये हर साल घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ये एक अच्छा रिटर्न है। इसका रीजन ये है कि ये ईईई यानी कि एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि इस पर एक तो टैक्स कोई भी नहीं है, जो भी इसका ब्याज है उस पर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, लेकिन वो अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉल कर लेते हैं ईपीएफ, मान लीजिए आपका 2010 में ओपन हुआ और आप 5 साल से पहले उसको विड्रॉल कर लेते हैं तो उस पर ब्याज लगेगा, लेकिन उसके पहले उसके बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो कोई ब्याज नहीं है। ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर तय होता है। जो बेसिक सैलरी है उसका लगभग 25%, 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसमें एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। तो लगभग 12.5% अप्रॉक्स ये कंट्रीब्यूशन सबमिट होता है ईपीएफ अकाउंट में। वो मंथली बेसिस पे होता है, जिस तरह से हम लोग की सैलरी आती है उसी तरह से ईपीएफ में हर महीने एक निश्चित तारीख को वो ईपीएफ अकाउंट में आपका अमाउंट सबमिट होता रहता है। ठीक है। और उस पर जो ब्याज है वो एनुअल काउंट होके गवर्नमेंट देती है। काफी लोग क्वेश्चन, मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आए थे कि ईपीएफ के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मैंने अपने ईपीएफ खाते में कुछ राशि निकाली है, क्या मुझे निकाली गई राशि पर ब्याज मिलता रहेगा? नहीं, आपको निकाली गई राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। यानी कि जो पैसा आपके अकाउंट में सबमिट है उसी पर आपको ब्याज मिलेगा। शेष जो आपने राशि निकाल ली है उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, यूएन कैसे प्राप्त करें? ठीक है। यूएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये एक 12 डिजिट का बेसिकली एक नंबर होता है जो आप सबसे पहले किसी भी एम्प्लॉयर में आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप एक अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर लेते हैं। तो लगातार अगर आप अपना कंपनी चेंज भी करते हैं तो आपका यूएन नंबर कॉमन रहता है, वो अमाउंट आपका ट्रांसफर होता रहता है दूसरे उसी अकाउंट में। ठीक है। यूएन नंबर आपका कॉमन रहेगा। इसको कैसे प्राप्त करें? यूएन नंबर कैसे प्राप्त करें? तो इसका आंसर ये है, जब भी आप ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, तो आप ईपीएफ के एलिजिबल हैं अगर वहां 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। तो एक स्थायी नंबर जिसको बोलते हैं, परमानेंट नंबर है ये, यूएन नंबर आपका बन जाता है। ठीक है। तो ये ईपीएफओ के पोर्टल से आप आसानी से इसको जनरेट कर सकते हैं, जहां आपका
बेसिक डॉक्यूमेंट्स, KYC, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आप अपना यूएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्या मुझे अपने पीपीएफ को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए यूएन एक्टिवेट करना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ईपीएफ में अगर आप कोई भी काम एक्टिविटी कर रहे हैं तो यूएन नंबर एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप यूएन नंबर के बिना पोर्टल में आप उसमें एक्टिवली कुछ भी उसमें नहीं कर सकते। तो यूएन नंबर इज मैंडेटरी। चौथा क्वेश्चन में ये है, मैंने अपनी नौकरी बदल ली है, क्या मुझे नया यूएन नंबर लेना होगा? नहीं। अगर जैसा कि मैंने बताया कि यूएन नंबर एक ही बार आपका होता है, लेना होता है, तो वो यूएन नंबर चेंज नहीं होगा। वो आपका अकाउंट जो है, यानी कि कंपनी पीएफ आपका जो यूएन नंबर से, यानी कि सपोज कि आप एक XYZ कंपनी में काम करते थे, वहां से आप दूसरी कंपनी चेंज कर रहे हैं, तो यूएन नंबर तो कॉमन रहेगा, लेकिन वहां पे एक अलग आपका ईपीएफ ओपन हो जाएगा उसी यूएन नंबर के अंदर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, मैं अभी बेरोजगार हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, क्या मैं अपना ईपीएफ राशि निकाल सकता हूं? हाँ। अगर आप 1 महीने तक लगातार बेरोजगार हैं तो आप अपने ईपीएफ का 75% विड्रॉल कर सकते हैं, और अगर 2 महीने या उससे ज्यादा हो गया है तो शेष 25%, यानी कि 2 महीने के बाद आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बता भी चुका हूं अपने वीडियो में, वेतन कितना प्रतिशत ईपीएफ जाता है। तो कर्मचारी का वेतन जो होता है उसका 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और बाकी का 12%, लगभग 25% टोटल है, वो ईपीएफ में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपका ईपीएफ, जो आपकी बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें बेसिक सैलरी और डेयरनेस अलाउंस दोनों काउंट होता है, तो वो आपकी सैलरी बोली जाती है। अन्य जो भत्ते हैं वो इसमें काउंट नहीं होंगे। तो आपकी बेसिक सैलरी और डेयरनेस अलाउंस का जो सम आता है उसका 25% ईपीएफ में सबमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20,000 रुपए आपकी बेसिक सैलरी है तो टोटल आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर वो होगा 5,000 रुपए। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे मेरे से। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने शामिल किया है अपने ब्लॉग में, ठीक है। तो और जल्दी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां तक आपने मेरा साथ दिया है तो हम लोग इसके बेनिफिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और रिटायरमेंट के बाद ये काफी हेल्प करता है आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम एक देता है, ठीक है। अगर जैसे कि हमने कोविड में देखा, काफी लोगों को की जॉब चली गई किसी भी कारण से, तो वहां पर आपको ये फाइनेंशियल सेफ्टी देता है, ठीक है। नौकरी से आपने रिजाइन कर दिया है तो वहां पर भी आप निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया, किसी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो भी नॉमिनीज हैं, तो नॉमिनीज अपडेट करना इसमें काफी जरूरी रहता है। आपको नॉमिनीज को वो पैसा मिल जाता है इन केस ऑफ डेथ। जो टैक्स के रूल हैं ईपीएफ में, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी गवर्नमेंट, पहले तो कुछ भी टैक्स नहीं था इस पर, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, अगर आपका जो टोटल ब्याज है, इंटरेस्ट है, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है तब उस पर टैक्स लगेगा। तो अगर 2.5 लाख से कम ब्याज एनुअली कैलकुलेट हो रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। सो ये था ईपीएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। और ये वीडियो देखने के लिए मेरा बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।